कभी बेहद अच्छे दोस्त रहे इजराइल और ईरान के बीच क्यों छिड़ा हुआ है युद्ध। मिडिल ईस्ट की इस भयावह लड़ाई में कौन है कितना सही और कितना गलत, और हमारे देश व पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा इस युद्ध का असर, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है द मिडिल क्लास ओपिनियन पर। दोस्तों, ईरान और इजराइल कभी एक दूसरे पर मिसाइलें बरसा रहे हैं, कभी एयर स्ट्राइक करके पूरी दुनिया दहला रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये कोई अचानक से बढ़ती चिंगारी नहीं, बल्कि इस युद्ध की जड़ें सालों पुरानी है, जिसका अगर हम एक एक रुआं उखाड़ने बैठे तो ये वीडियो घंटों लंबी हो जाएगी। तो आइए इन जड़ों को शॉर्ट में समझते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच के रिश्ते उस वक्त काफी अच्छे हुआ करते थे जब ईरान पर पल्लवी डायनेस्टी का राज्य था, यानी कि साल 1953 से लेकर साल 1979 तक। लेकिन जैसे ही ईरान में ईरान रेवोल्यूशन होता है, जिसमें पल्लवी डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को एस्टैब्लिश कर दिया जाता है और फादर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कहे जाने वाले अयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी को फर्स्ट सुप्रीम लीडर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान घोषित कर दिया जाता है। जिसके बाद ईरान का स्टैंड पॉइंट एकदम से बदल जाता है, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का मकसद होता है वेस्टर्न आइडियोलॉजी से बोलकर पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान और शिया मानसिकता का दबदबा बनाना। वही शिया मानसिकता जिसके इजराइल पहले से ही खिलाफ था। फिर साल 1982 की लेबनान वॉर के बाद ईरान और इजराइल के बीच की खटास दुश्मनी में बदल जाती है, जब इजराइल और लेबनी शिया के बीच चल रही वॉर में ईरान खुलकर लेबनी शिया का सपोर्ट करता है, जिन्हें कि हम हिजबुल्लाह के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद ईरान कई अन्य शिया देशों और मिलिटेंट ग्रुप्स को फाइनेंशियली और मॉरली सपोर्ट करने लगता है, और इन समूहों व देशों को वो एक साथ संगठित कर लेता है, जिन्हें कलेक्टिव तौर पर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नाम दिया जाता है। आपको बता दें कि इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में लेबनान के हिजबुल्लाह, यमन के हाउथीज और फिलिस्तीनी हमास जैसे मिलिटेंट ग्रुप शामिल होते हैं। वहीं अगर मौजूदा हालात के बारे में बात करें तो इस विवाद की शुरुआत भी पिछले साल 7 अक्टूबर को ही हो गई थी, जब हमास ने इसराइल के ऊपर हमला किया था, और जिस हमले में करीबन 1200 लोग मारे गए थे, जिनमें बच्चों के साथ साथ महिलाएं व बुजुर्ग भी शामिल थे, जिसकी पूरी जानकारी मैंने अपने इस वीडियो में दी है, जिसको आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, इसी हमले के दौरान लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप ने भी हमास को सपोर्ट करते हुए इसराइल पर हमला किया था, और बदले में इसराइल ने भी इन दोनों समूहों के साथ साथ ईरान, सीरिया और इनके प्रॉक्सीज को भी टारगेट पर लेना शुरू कर दिया था। जिसके बाद 25 दिसंबर 2023 को ईरानियन कमांडर राजी मुसोवी की उनके सीरिया के डेमस्कस में मौजूद घर पर ही हत्या कर दी जाती है। इसका इल्जाम सीधे तौर पर इजराइल पर ही आता है। फिर साल बदलता है, पर कंडीशंस बद से बदतर होने लगती हैं, जब 1 अप्रैल को इजराइल सीरिया में मौजूद ईरानियन एम्बेसी पर हमला करता है, जिसमें कई सारे ईरानियन ऑफिशियल्स के साथ कुल 16 लोग मारे जाते हैं। इजराइल को शक था कि इस ईरानियन एम्बेसी में ईरान के ऑफिशियल्स और हमास के ऑफिशियल्स उस पर हमला करने की रणनीति बना रहे थे। इस हमले के बाद कुछ वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूएस ने ये आशंका जताई कि ईरान एक रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक कर सकता है, और जिसके बाद फ्रांस ने अपनी नेवी भेजकर इजराइल को सपोर्ट किया, और सुन्नी बाहुल्य सऊदी अरेबिया और यूएई ने भी इजराइल की मदद की। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पहले हिजबुल्लाह, फिर ईरान और फिर उसके अन्य प्रॉक्सीज यानी कि हाउथीज और इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स ने ईरान के कहने पर इजराइल के ऊपर पहले बॉम्बिंग की, फिर 300 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए, और तो और बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला किया। पर इस हमले के दौरान भी यूएस, यूके और जॉर्डन जैसे देश करीबन 100 से ज्यादा ईरानियन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करते हुए इजराइल की सहायता करते हैं। लेकिन बदले की आग इतनी जल्दी कहां शांत होती है, तो इस बदले की आग में जलते हुए इजराइल ने 31 जुलाई 2024 को हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर की हत्या कर दी, जिसमें 12 बच्चों सहित कई सारे अन्य सिविलियंस भी मारे गए। पर इजराइल यही नहीं रुका, उसने अगले ही दिन हमास के एक सीनियर पॉलिटिकल लीडर को भी मार गिराया। और अब इस हमले के बाद ईरान और हिजबुल्लाह के अंदर बदले की आग और भी ज्यादा तीव्र हो गई, जिसके बाद यूएस व कुछ और एंटी ईरानियन देशों ने इजराइल को जल, थल व वायु तीनों तरफ से सहायता भेजी। फिर कुछ दिनों बाद ही यानी कि 17 सितंबर को इजराइल द्वारा ही एक दिल दहला देने वाली हरकत की जाती है, जब लेबनान और सीरिया में एक के बाद एक हजारों की संख्या में पहले पेजर्स और फिर वॉकी टॉकीज फटने शुरू होते हैं, जिसमें करीबन 42 लोगों की जानें चली जाती है, और जिसके बदले में
हिजबुल्लाह इसराइल के ऊपर रॉकेट अटैक करता है और फिर इसराइल द्वारा रिटेलिएटरी बॉम्बिंग में सदर लेबनान में करीबन 700 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, करीबन 5000 से ज्यादा लोग घायल होते हैं और 5 लाख से ज्यादा लेबनी सिविलियन डिस्प्लेस हो जाते हैं। लेकिन अभी भी इसराइल का सबसे ज्यादा दर्द देने वाला हमला बाकी था, जो कि होता है 27 सितंबर को, जिसमें हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह को इसराइल द्वारा की गई एयर स्ट्राइक में मार गिराया जाता है। लेबनान की राजधानी बेरूत में अंडरग्राउंड मीटिंग कर रहे हिजबुल्लाह के ऑफिशियल्स पर यह हमला किया जाता है, जिसमें सेक्रेटरी जनरल के साथ कई अन्य ऑफिशियल्स के मारे जाने से हिजबुल्लाह तबाह हो जाता है। और जिसके बाद ही ये 1 अक्टूबर वाला हमला होता है, जिसमें ईरान ने एक के बाद एक करीबन 200 मिसाइलें इसराइल की तरफ दाग दी थी, जिसमें इसराइल की माने तो उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल तो इस जंग के रुकने के कोई भी आसार नहीं दिख रहे हैं। जहां ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमीनी का ये कहना है कि इसराइल अब ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है, वहीं इसराइल ने भी ये धमकी दी है कि उनके हमले पहले से भी ज्यादा ताकतवर और सरप्राइजिंग होंगे। और अटकलें तो ये भी लगाई जा रही है कि इसराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर भी हमला कर सकता है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका है। दोस्तों, इस जंग का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि चंद लोगों का राजनीतिक व अमानवीय दिमाग है, जो कि सुपीरियर बनने की लालसा में अंधाधुंध जंग लड़ने को तैयार है, जिसमें कई सारे मासूम व बेगुनाहों की जाने जाती है। वहीं इस जंग से दुनिया भर में तेल के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि इसराइल ईरान के ऑयल फील्ड्स पर हमला कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो तेहरान भी सऊदी की ऑयल फैसिलिटीज को तबाह कर देगा। पर हम तो बस यही कामना करेंगे कि ये जंग जल्दी से जल्दी रोक दी जाए।